के संग्राम में और आपके साथ मैं खुद दीपा बाफिला। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं दिल्ली। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। अब वहां पर दिल्ली में लगातार ये बड़ी खबर, दिल्ली पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। अब दिल्ली में क्या कुछ होता है इस पर लगातार नजर। आज ही दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की देवस्थानम बोर्ड को लेकर, उन्होंने कहा कि 1-2 दिन में फैसला होगा। अब दिल्ली में उनकी मौजूदगी है, यहां से क्या निकल करके बाहर आता है लगातार नजर होगी। अब इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी बलराम पांडे जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं के पास में चलती हूँ। बलराम, सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं दिल्ली, आने की वजह क्या बताई जा रही है? देखिए, अगर बात करें उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी जी के आगमन की, तो कई विषयों पर आज चर्चा हो सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि 2022 में जो चुनाव है उसको लेकर के भी बैठक हो सकती है, और साथ ही 3 दिसंबर को प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम प्रस्तावित है उत्तराखंड को लेकर के, तो उस पर भी चर्चा हो सकती है कि किस तरीके से शेड्यूल रहेगा, क्या रहेगा, उस पर भी चर्चा होगी। लेकिन खास तौर से ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से अजय टम्टा भी उनके साथ आए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये 2022 के चुनाव को लेकर के एक अहम बैठक, अहम रणनीति तय करने के लिए आज उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, वो दिल्ली पहुंचे हैं। और माना जा रहा है कि सबसे पहले वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से मुलाकात करेंगे, और उसके बाद फिर एक बैठक हो सकती है, और उस बैठक में उत्तराखंड के जो प्रभारी हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी शामिल हो सकते हैं। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं। लेकिन अभी फिलहाल उत्तराखंड के जो सीएम हैं वो एयरपोर्ट पहुंचे हैं, क्योंकि उनका जो आगमन था वो करीब 5 बजे था, थोड़ा विलंब हुआ है। इसलिए हो सकता है कि वो उत्तराखंड सदन ना आए, सीधे वो जेपी नड्डा जी के आवास पर जाएं। चले, ठीक है, जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात होगी, उसके बाद क्या कुछ निकल करके सामने आता है उस पर भी लगातार नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया बलराम आपका पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। आज का दिन उत्तराखंड में तीर्थ पुरोहितों के नाम रहा। देवस्थानम बोर्ड का विरोध कर रहे तीर्थ पुरोहितों ने राजधानी देहरादून में बड़ा प्रदर्शन किया। 4 धाम के तीर्थ पुरोहित राजधानी देहरादून में पहुंचे थे। पुरोहितों के प्रदर्शन की अलग अलग तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, आपके स्क्रीन पर है। पुरोहितों की सरकार को साफ चेतावनी है कि जब तक बोर्ड रद्द नहीं होगा, आंदोलन इसी तरीके से जारी रहेगा। बड़ी संख्या है आज, देखिए सारे राजधानी देहरादून में हुए पुरोहितों के आंदोलन से साफ संदेश है कि अगर सरकार ने देवस्थानम बोर्ड को वापस नहीं लिया तो इसका खामियाजा सरकार को उठाना पड़ सकता है। पुरोहितों ने इसका साफ संदेश दे दिया है, साफ तौर से चेतावनी सरकार को दे दी गई है। हम जो विधानसभा कूच करेंगे। 4 धाम के पुरोहित आग बबूला हैं। जब तक हमको ठोस आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। आर और पार की लड़ाई होगी। पुरोहितों ने सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। ये देवताओं के ढोल हैं, इसको यहाँ आना पड़ेगा तो पूरा देहरादून, पूरा सनातनी जागेगा इस पे। गुस्सा इस कदर है कि पुरोहित सरकार की ईंट से ईंट बजा देने की चेतावनी दे रहे हैं। देवस्थानम बोर्ड का विरोध कर रहे तीर्थ पुरोहित राजधानी देहरादून पहुंचे थे। तीर्थ पुरोहित गांधी पार्क से सचिवालय तक कूच के लिए निकले और प्रदर्शन किया। देहरादून में आप देख सकते हैं कि जन आक्रोश रैली तमाम तीर्थ पुरोहितों की आज यहाँ निकल रही है। इनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार जब तक देवस्थानम बोर्ड को भंग नहीं करेगी तब तक इसी तरह से इनका आंदोलन चलता रहेगा। और देखिए, ये जो यहाँ के वाद्य यंत्र होते हैं उनको बजाकर सरकार को चेताने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार यदि नहीं चेती है तो इन वाद्य यंत्रों को इसी तरह से बजाया जाएगा और सरकार के कानों तक आवाज भेजने की कोशिश की जाएगी। पुरोहित अपने साथ ढोल, दमाऊ और वाद्य यंत्र लेकर आए थे। चेतावनी साफ है कि अगर देवस्थानम प्रबंधन एक्ट सरकार ने वापस नहीं लिया तो नतीजा बुरा होगा। सरकार ने आज इस स्थिति में ले आई है कि आज तीर्थ पुरोहित आप देखिए कि सड़कों पर बैठ के जो है नारे लगा रहे हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे हैं। ये हमें भी शोभनीय नहीं है, लेकिन सरकार ने जो है इस सनातन के जो विरोध में जो एक्ट लाए हैं उसके विरोध में आज हमको यहाँ पर ऐसा बैठना पड़ रहा है। समझ में ये नहीं आ रहा कि 2 साल का वक्त तो दे दिया हम लोगों ने, सरकार आज भी अगर 2 दिन का वक्त चाह रही है तो क्यों चाह रही है? हम कह रहे हैं एक सीधी एक सिंगल लाइन है कि आप देवस्थान बोर्ड भंग करिए। वो ब्राह्मण अष्टो भू वैकुंठो श्रेष्ठो बद्रिकाश्रम, हम लोग उस धाम से आए हैं और उस धाम से आके आज हम सड़कों पे बैठे हैं। मगर जैसे ही तीर्थ पुरोहित सचिवालय के करीब पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इस दौरान पुरोहितों के साथ पुलिस की झड़प भी हुई। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि सरकार अब तक कितनी ही बार आश्वासन दे चुकी है, मगर देवस्थानम बोर्ड रद्द होगा या नहीं,
इस पर सरकार राजनीति कर रही है। ये जो बरगलाने का जो काम हो रहा है उत्तराखंड सरकार के द्वारा, बरगलाने का जो काम हो रहा है उसका तीर्थ पुरोहित लगातार विरोध कर रहे हैं। आज हमने यहाँ पर जो है काला दिवस के रूप में हमने जो एक कार्यक्रम मनाया था और हमारे जगह जगह जो हमारा मुखवा मठ है, करसाली है, जगह हमारे तीर्थ पुरोहितों ने वहाँ पर भी जो इस दिवस को मनाया है काले दिवस के रूप में कि हमारे ऊपर एक काला कानून थोपा गया है। हम तो ये चाहते हैं, हम तो भारतीय जनता पार्टी सनातन की पार्टी थी हमारी, हमने इसी को माना आज तक, लेकिन जो इन्होंने हमारे हृदय का घात किया है तो अगर इसको वापस नहीं लेते हैं तो हम तो भारतीय जनता पार्टी का कभी मुंह नहीं देख सकते। पुरोहितों के आंदोलन से साफ है कि अगर सरकार ने इनकी मांगे नहीं मानी तो इनके गुस्से की आग और तेजी से भड़केगी। चुनावी मौसम में ये मामला गरमाया है, जाहिर है इससे सरकार भी प्रेशर में है। फिलहाल इन्होंने सरकार को चेताने के लिए कोशिश की है और जनक्रोश रैली निकाली है और सरकार इनकी बातों को नहीं मानती है तो ये आंदोलन और बड़े स्तर पर आगे आएगा। देहरादून से अपने सहयोगी कांस्टेबल लॉरेंस के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। तीर्थ पुरोहितों की मांग को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सरकार इस पूरे मामले पर अगले 2 दिन के भीतर फैसला ले लेगी। नहीं, उसमें देखिए कमेटी की अंतिम रिपोर्ट आ गई है और अंतिम रिपोर्ट आने के लिए हम मंत्रिमंडल की एक समिति बना रहे हैं जो अगले 2 दिनों में उस रिपोर्ट का अध्ययन करेगी और उस रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद वो उस पर हम कार्रवाई करेंगे जो भी रिपोर्ट का। देवस्थानम बोर्ड के विरोध में चल रहे तीर्थ पुरोहितों के आंदोलन को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का भी समर्थन मिल रहा है। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह तीर्थ पुरोहितों को समर्थन देने पहुंचे तो वहीं आम आदमी पार्टी भी तीर्थ पुरोहितों को समर्थन देने धरना स्थल पर पहुंची। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बहुत बढ़िया है 10 साल। मैं इस मंच के माध्यम से सतपाल महाराज जो इस एक्ट को बनाने के पूरे आर्किटेक्ट हैं, वो यहाँ पर आकर के अगर देवस्थानम बोर्ड अब इस पूरे मुद्दे को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या कुछ कहा गया वो भी आपको सुनाते हैं। देवस्थानम बोर्ड को कानूनी रूप देते समय किसकी सरकार थी? तब भी तो यही सरकार थी, इसी सरकार ने निर्णय लिया और यही सरकार रोल बैक कर रही है, यही सरकार समिति का गठन कर रही है। ये तो डर है, खौफ है इस बात का कि 2022 का चुनाव उनके सामने है, इसलिए कोई भी निर्णय ले सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने परंपराओं से खिलवाड़ करने का काम किया, तीर्थ पुरोहितों को जिस तरीके से उन्होंने निश्चित रूप से अपमानित करने का काम किया है, आज तीर्थ पुरोहित, हक उधारी, स्थानीय लोग जो है इस सरकार को सबक सिखाने के लिए पूरी तरीके से तैयार होती इनको सुनने की, तो आज ये तीर्थ पुरोहित यहाँ पर इस तरह से सड़क पर नहीं बैठे होते। सचिवालय में आपके सारे अफसर बैठे हुए हैं, आपका LIU, आपका पुलिस यहाँ पर खड़ी हुई है, तो क्या आप लोगों को अब तक इस कार्यक्रम की, इस धरने प्रदर्शन की सूचना नहीं पहुंची? निश्चित रूप से आपको पहुंची है, लेकिन आप वो सरकार है जो 700 लोगों की शहादत कृषि में कानून के विरोध में हुई है। 700 लोगों की शहादत नींद लेने के बाद आप कृषि कानूनों को वापस ले। इसके साथ ही तीर्थ पुरोहितों ने यह भी चेतावनी दी है कि सरकार ने देवस्थानम बोर्ड को रद्द नहीं किया तो भाजपा को इसका खामियाजा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। हम 15 सीटों पर जो है प्रभाव रखते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी अगर हमको जो है ना इसी प्रकार से बढ़ाने की कोशिश करेगी तो 15 सीटों में हमारा प्रभाव है, वहाँ पर हम पूरा हराने का काम करेंगे और जो हमारे साथ है हम उसके साथ रहेंगे। और हम तो ऐसी सीट पर बैठे हैं, गंगोत्री सीट, जिसकी गंगोत्री उसकी सरकार, और गंगोत्री में वो जीता है जिसको तीर्थ पुरोहितों का और माँ गंगा जी का आशीर्वाद मिलता। अब आपको बता देते हैं कि आखिर देवस्थानम बोर्ड क्या है और पुरोहित इसका विरोध आखिर क्यों कर रहे हैं। ये देखिए, 4 धाम यात्रा की व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए बनाया गया है बोर्ड। ये क्या है ये आपको समझना होगा, इसी को लेकर संग्राम छिड़ा हुआ है। श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा देने का लक्ष्य रखा गया, व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए ये बोर्ड का गठन किया गया, श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा मिल सके। 4 धाम समेत 51 प्रमुख मंदिरों को बोर्ड के अधीन किया गया। मंदिर का रख रखाव, बुनियादी सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा, ये भी वादा किया गया। और साथ ही साथ मंदिरों में ढांचागत सुविधाओं की भी जिम्मेदारी होगी। साथ में 4 धाम यात्रा की व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए ये बोर्ड बनाया गया। अब देखिए, इसको लेकर सरकार के अपने दावे हैं, लेकिन तीर्थ पुरोहित इसको लेकर हल्ला बोल की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। अब तीर्थ पुरोहित इस पूरे मामले को लेकर आखिर गुस्से में क्यों है वो भी आप समझिए। 4 धाम की परंपराओं से खिलवाड़ की आशंका उनको है, साथ में उनकी तमाम बातें, पुजारियों को अपने अधिकारों पर अतिक्रमण का खतरा है।
ये भी कहा जा रहा है उनके हक को छीनने की कोशिश हो रही है। मंदिरों पर सरकार का नियंत्रण होगा, पुजारी ये भी कह रहे हैं। साथ में बोर्ड के गठन को लेकर पुरोहितों से राय शुमारी नहीं की गई। चार धाम को संरक्षण पुरोहितों ने दिया, पहला हक उनका है। चार धाम की परंपराओं से खिलवाड़ होने की उनको आशंका। पुजारी ये कह रहे हैं कि उनके हक पर ये डाका डाला जा रहा है। सरकार पर हमलावर पुरोहित दिखाई दे रहे हैं। पुरोहितों के इस आंदोलन में एबीपी गंगा ने उनकी आवाज को प्रमुखता के साथ सरकार तक पहुंचाने का काम किया है। साथ ही एबीपी गंगा ने पूरी ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ पुरोहितों को भी बताया कि सरकार उनकी मांगों को लेकर क्या कर रही है। इसके लिए तीर्थ पुरोहितों ने एबीपी गंगा का आभार व्यक्त किया है। एबीपी गंगा का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने हमारी छोटी बड़ी सभी घटनाक्रमों को जो है प्रमुखता से दिखाया और आज निश्चित रूप से जो चार धाम तीर्थ पुरोहितों का 2 वर्षों से चला आ रहा आंदोलन है, अगर ये आज इस स्थिति में पहुंचा है तो उसमें मीडिया का विशेष ध्यान है। और उसमें एबीपी गंगा ने जो है अपना जो यहाँ पर एक कार्यक्रम भी किया था, संवाद कार्यक्रम, उसमें भी हमें अपनी बात रखने का मौका दिया था। एबीपी गंगा का हमारे ऊपर बहुत बड़ा सहयोग और हमारे आंदोलन को चलाया है। हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद चार धाम का। बहुत दिल से जो है हार्दिक आभार करना चाहूँगा कि एबीपी गंगा ने हमारा बार बार जो है ये मुद्दा उठाया है और आज अगर इस मुकाम पर पहुंचा है तो एबीपी गंगा का बहुत बड़ा योगदान है। बड़ी खबर आपको ये बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी है दिल्ली में। वो पहुंच चुके हैं दिल्ली में। वो जाएंगे जेपी नड्डा के निवास पर, वहां जाकर के उनसे मुलाकात होनी है। ये बड़ी खबर, आज दिल्ली पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। बहुत अहम उनका ये दौरा होने वाला है। ये बड़ी खबर इस वक्त की, दिल्ली पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम पूरी तरह से पहले से तय है और उसमें बहुत सारी योजनाएं, जो विकास की योजनाएं हैं जो पूरी हो चुकी हैं, उन सभी का उनके द्वारा लोकार्पण होना है और बहुत सारी नई योजनाएं हैं, उन योजनाओं का उस दिन शिलान्यास होना है। साथ ही एक बड़ी विशाल जनसभा को भी वो उस दिन संबोधित करने वाले। तो क्या सर देवस्थानम बोर्ड पे भी चर्चा होगी? अब आपको दिखाते हैं कि 2017 विधानसभा चुनाव में चंपावत सीट का रिजल्ट क्या रहा था। भाजपा की तरफ से कैलाश चंद्र गहतोड़ी मैदान में थे, जबकि उनके सामने कांग्रेस की तरफ से हिमेश खरकवाल मैदान में थे। मगर मोदी लहर के बीच कैलाश चंद्र गहतोड़ी चुनाव जीत गए और हिमेश खरकवाल की हार हो गई। 70 का संग्राम में अब आपको दिखाते हैं कि चंपावत विधानसभा सीट का सियासी गणित क्या है। सीट से फिलहाल भाजपा का कब्जा यहां पर है, मगर इस बार जनता का मूड क्या है, बात इसी पर करेंगे। चंपावत विधानसभा क्षेत्र राजनीति के साथ ही सुरक्षा के लिहाज से भी बेहद अहम इलाका है, क्योंकि ये जिला नेपाल से लगता है। इस सीट पर फिलहाल भाजपा का कब्जा है और कैलाश चंद्र गहतोड़ी विधायक है। राज्य गठन के बाद इस सीट पर पहली बार 2002 में चुनाव हुआ। 2002 चुनाव में कांग्रेस के हिमेश खरकवाल ने निर्दलीय प्रत्याशी मदन सिंह महाराणा को शिकस्त दी थी। खरकवाल पहली बार इस सीट से विधायक बने थे, लेकिन 2007 में खरकवाल को भाजपा की वीना महाराणा ने बड़े अंतर से हरा दिया। 2012 के विधानसभा चुनाव में फिर से पासा पलटा और खरकवाल एक बार फिर से चुनाव जीत गए, लेकिन इस बार उनका मुकाबला भाजपा से नहीं बल्कि बसपा के मदन सिंह के साथ रहा। 2017 के विधानसभा चुनाव में मोदी लहर के बीच भाजपा ने कैलाश चंद्र गहतोड़ी को टिकट दिया और उन्होंने हिमेश खरकवाल को चुनाव हरा दिया। कैलाश चंद्र गहतोड़ी को भरोसा है कि जनता इस बार भी उन पर ही भरोसा जताएगी। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम और उसकी स्ट्रेंथनिंग का काम किया है। जैसे कि तमाम सारी शिक्षा व्यवस्था में आपने देखा होगा, स्कूल थे उनमें टीचर नहीं थे, डिग्री कॉलेज थे उनमें फैसिलिटियाँ कुछ भी नहीं थी। हमारी सरकार ने हर डिग्री कॉलेज, हर स्कूल को, क्योंकि बच्चों को कंप्लीट करना पड़ता है बाहर के कॉलेजों से, उसके आधार पर कुछ भी नहीं था, न लैब, लाइब्रेरी, टीचर्स, कोई स्टाफ, ये सारी चीज़ों का अभाव था। मगर इस बार मौजूदा विधायक कैलाश चंद्र गहतोड़ी को कांग्रेस से कड़ी टक्कर मिलती दिख रही है, जिसकी बड़ी वजह यह है कि कैलाश चंद्र गहतोड़ी अपने क्षेत्र में काफी समय से सक्रिय नहीं है। खास तौर से कोरोना के समय से विधायक अपना क्षेत्र चंपावत छोड़कर काशीपुर में रहते हैं। इसी का फायदा उठाने के लिए कांग्रेस तैयार बैठी है। वहीं इस बार आम आदमी पार्टी की सक्रियता भी क्षेत्र में काफी बढ़ गई है।
एबीपी गंगा के लिए चंपावत से अनुज की रिपोर्ट। चंपावत से विधायक कैलाश चंद्र गहतोड़ी दावा कर रहे हैं कि उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास के काफी काम करवाए हैं, मगर विरोधी दल के नेता उनके दावों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा 3 चीजें हैं। अगर किसी क्षेत्र का विकास करना है तो सड़क के मामले में 192 किलोमीटर सड़क तो मेरी प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत मेरे यहाँ टेंडर को और जिनका काम करीब करीब अंतिम चरण में है, और पहली सरकार रही जिसने प्रथम चरण का काम पूरा होने से पहले द्वितीय चरण के भी वहाँ काम टेंडर करवा करके काम चालू करवा दिया। जाकर के क्षेत्र में कहीं भी जाएंगे आप देखेंगे लोग कहेंगे विकास के नाम पर एक ईंट नहीं लगी है। नया काम होना तो रहा दूर, जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट थे, चाहे वो चंपावत का नर्सिंग कॉलेज हो, चाहे करेला घाटी की लिफ्ट पेयजल योजना हो, चाहे अमोड़ी के स्कूल की बात हो, चाहे यहाँ के इंजीनियरिंग कॉलेज की बात हो, चाहे यहाँ के पॉलिटेक्निक की बात हो, इस सरकार ने जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट थे उनको भी रोकने। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि चंपावत विधानसभा क्षेत्र की जनता विधायक के कामों को लेकर क्या राय रखती है। 5 साल जितने वादे करके आए थे वो एक भी ईंट लगाने का काम नहीं किया। पूरा उत्तराखंड में वो विफल रहे, और हमारे विधानसभा 55 में तो बिल्कुल जो है कुछ किया है नहीं, 0। अगर उसको नंबर दे तो 0 दे। राज्य में जो विधायक लोग हैं इनका कार्य तो देखो ऐसा है, अब ये कोरोना काल की वजह से 2 साल तो ये वैसे ही लड़खड़ा गए, और काम लगभग लगा लो अब ठीक ही है, लगभग उतना अब कैसे कर पाएंगे। वो कोरोना काल से थोड़ा काम उनका डगमगा गया।